बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज का जो लेक्चर हमारा है वो है जी 11 चैप्टर का, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये जो मैकेनिज्म है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, और ये उनके अंदर जो मुख्तलिफ वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ मीन्स जो उनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी जो होती है वो उसमें रिलीज होती है। तो ये वो मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म के जो फिनोमेना है वो ये दिया हुआ है कि दिस इज द यूनिवर्सल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन complex compounds containing carbon in a way like glucose that allows the cells to harvest a maximum usable energy, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन की वजह से वो एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी यूज होती है फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं एनर्जी के अंदर। एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड ऑफ द सेल, और इट मे बी आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मोर फेमिलियर टर्म रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस between the organisms and its environment. So this is called external respiration. While the second type, which is called cellular respiration, it means सेल और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा रिगार्डिंग रेस्पिरेशन, that is called cellular respiration. In this process by which energy is made available to the cells in step by step by breakdown of the carbon chain molecules. और ये हम और डिटेल से पढ़ेंगे अभी कि किस तरीके से वो एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस करती हैं सेल के अंदर। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा हुआ भी है कि ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होता है, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। दो टाइप्स होती हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये दोनों टाइप्स होती हैं। इनका मकसद असल में होता है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना, हार्वेस्ट करना मकसद होता है। इसके अंदर जो चीज इस्तेमाल हो रही होती है दैट इज ग्लूकोज, दैट इज मेटाबोलाइज्ड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन ये प्रोसेस जो होता है ये दो सेल के अंदर दो हिस्सों में होता है, एक साइटोप्लाज्म में होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 4 के अंदर भी दिया हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर के ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है वो जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, वो सेल के साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में जो सॉल्युबल पार्ट होता है उसमें होता है। उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है जो कि ग्लूकोज से बनता है, एक्चुअली दो बनते हैं एक ग्लूकोज से, ये पायरुविक एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होते हैं, फिर वहां क्रेब्स साइकिल होता है। ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है, इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये उसका नेट रिजल्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड बन रहा है। ये इसका छोटा सा थीम दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन जो कि एरोबिक या एनारोबिक होता है उसके अंदर ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज से फिर आगे नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस होगी तो उससे पायरुवेट बनेगा, जिसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये पायरुवेट एंटर होते हैं अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। तो इस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस नॉर्मली तौर पर होती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं सो ड्यूरिंग एक्सर्शन हमारी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है। तो इसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, और जबकि ये एरोबिक वाला प्रोसेस ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। तो ये आपने लाजमी मायने में रखना है। जबकि
नेक्स्ट इसे मजीद डिटेल में आप देख लें इसमें कि इसमें दिया हुआ है कि ग्लूकोज से पायरुवेट जो बनेगा, ये जो पायरुवेट जो कि 2x का मतलब 2 बनते हैं पायरुवेट, ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 226 पे भी दिया हुआ है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसे ये वाला जो प्रोसेस ऊपर वाला दिया हुआ इसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और ये लैक्टेट वाला जो दिया हुआ है इसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये एनारोबिक का है। जबकि हम अगर एरोबिक में देखें तो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट जो बनता है दैट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल जिसका दूसरा नाम क्रेब्स साइकिल है, ये इसमें ये क्रेब्स साइकिल होता है और इसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस होती है। एक्चुअली हमारा मकसद है एटीपी प्रोड्यूस करना, एनर्जी को रिलीज करवाना। तो नॉर्मली तौर पर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि ये अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये दूसरे मैकेनिज्म्स हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के हैं। और जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ये मुख्तलिफ आगे हम पढ़ेंगे जानदारों के अंदर उनकी टर्मिनोलॉजी मुख्तलिफ है। लाइक इंसान के अंदर ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, जबकि यीस्ट वगैरह में ये इथानोल या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होती है वो होती है। ओके, ये हमारे टेक्स्ट बुक की डायग्राम है जिसके अंदर ये दिया हुआ है कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके विद ऑक्सीजन मींस एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल होगा। जबकि अगर हम विदाउट ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और यहाँ पे इथानोल या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। इसके बाद ये जो सेल प्रोसेस करता है उससे पायरुविक एसिड बनता है, तो वो 3 तरीके से बनता है, ये आपने याद रखना है। मतलब है कि जो पायरुविक एसिड जो होता है वो आगे नेक्स्ट 3 हिस्सों में या तो पायरुविक एसिड से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, या पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, या एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो ये जो नीचे ऊपर वाले 2 हैं ये दोनों एनारोबिक ही हैं, और नीचे वाला ये वाला जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है जी। और ये इसमें मेंशन भी है कि फर्स्ट 2 रिएक्शन विदाउट ऑक्सीजन होती हैं, जबकि लास्ट वाला जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में 100% श्योर कि इसके अंदर CO2 जो होती है वो इसमें रिलीज होती है। Anaerobic respiration. Sometimes cells need to produce energy whenever oxygen is not present. A solution to this is called fermentation, and it provides energy for cells without using oxygen. It is also called anaerobic respiration. It does produce energy, but it is less efficient than aerobic respiration that uses oxygen. There are 2 types of fermentation: alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. The first type I'd like to talk about, alcoholic fermentation, occurs in plants and yeast whenever oxygen is not present. The cell takes glucose, technically pyruvic acid, and it is converted into ethanol, which is a type of alcohol, and then some carbon dioxide and energy. This is how many wines and beer are created. The other type occurs in animals, including humans. What happens with this is you take glucose, again technically pyruvic acid, and it's converted into lactic acid plus energy. This occurs when the cell needs energy and there's just not enough oxygen. To get an idea of how inefficient fermentation is, during aerobic respiration, 36 ATPs are produced per glucose, and in fermentation, only 2 ATPs are produced. So there we go, 2 types of fermentation, alcoholic and lactic acid, but they're helpful because it helps to create energy when there's no oxygen around. Thanks for watching, and Moo Math uploads a new math and science. In anaerobic respiration, no oxygen is used, and it takes place in the cytoplasm of the cell, the same place where glycolysis took place. By means of review, let's look back at glycolysis and remind ourselves how glucose was broken down into pyruvate, that this required no oxygen and generated 2 ATP.
Now, if there continues not to be oxygen present, the pyruvate is broken down into lactate in animal cells. Or if it's in a yeast, the yeast will ferment and it will produce ethanol and carbon dioxide. This does not produce any additional ATP, so all you have are the 2 ATP that were produced from glycolysis. In this demonstration, we used yeast which had been provided with glucose, and we allowed the yeast to respire. We gave it an indicator, bromo blue, and before you can see that the indicator is blue. But afterwards it's turned yellow, and this is because the yeast has respired, has produced carbon dioxide, and that made the solution mildly acidic. Thus the indicator turned slightly yellow. So you can see from this that carbon dioxide was produced by the fermentation of the yeast. Fermentation, otherwise known as anaerobic respiration. नेक्स्ट यही जो आपके सामने फ्लो चार्ट दिया हुआ है, यही आपको वीडियो में भी आपने देखा। इसके अंदर ये ग्लूकोज है और उसे पायरुविक एसिड बना, इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और उसके बाद इसमें ये वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन है और उसकी राइट साइड पर आपके ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन शो किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो टाइप्स, जैसे कि अभी हम पढ़ भी रहे हैं। दो टाइप्स में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और इसके अलावा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से इथाइल अल्कोहल बनता है और उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये पेपर का एमसीक्यू भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस प्रोसेस में, मतलब है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या क्या रिलीज होता है। तो इथाइल अल्कोहल जिसे आप इथेनॉल भी कहते हैं, और उसके अलावा उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है। यहाँ पर आपने याद रखना है जो इसके अंदर यूज हो रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग या रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जिसे आप निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के दिस फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द मसल सेल्स ऑफ द ह्यूमन, और वो होती है कौन सी, जिसे आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। और बोथ अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दैट यील्ड्स रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी आपने पीछे वीडियो में भी देखा कि सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो ओनली about 2% of energy present within the chemical bonds of the glucose is converted into ATP। तो ये पेपर का एमसीक्यू भी है, लास्ट जो पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का रोल पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं कि बहुत प्लांट और एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर जो फोल्ड्स होती हैं उन्हें हम क्रिस्टा कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करता है इन सेलुलर रेस्पिरेशन, और वो जो प्रोसेस है वो आप जानते हैं, वो हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अब जो एनर्जी है वो एंजाइम्स की मौजूदगी में और कोएंजाइम्स की मौजूदगी में पैदा होती है फ्रॉम ग्लूकोज। और ये जो एटीपी बनती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पेपर के लिहाज से, वेरी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज एटीपी एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में ये हेल्पफुल होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं और एटीपी मींस 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं, जिसे आप हाई एनर्जी बॉन्ड्स भी कहते हैं। और एक बॉन्ड के ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी दैट इज रिलीज्ड। तो जो इसके प्रोसेस जो कि एटीपी प्रोड्यूस करने के हैं, तो एक एटीपी से जो आपको फंक्शन मिलता है वो एक फंक्शन है कि इससे आप मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं वो एटीपी की मौजूदगी में बनते हैं। आप जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जो होता है वो एटीपी की मौजूदगी में होता है। मसल की कंट्रैक्शन एटीपी की वजह से होती है, और इसके अलावा नर्व कंडक्शन जो है वो भी एटीपी की वजह से होती है। तो ये पेपर का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये था हमारा लेक्चर आज का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी बताइएगा, और बराए मेहरबानी आपने इनको लाजमी याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, थैंक यू सो मच।